बहुत कम जानकारी है इंडोनेशिया में। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि कल से मैंने इसके बारे में बात नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं। हालाँकि यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। जैसा कि दोस्तों को पता है कि पहले भी इज़राइल लसपा ने हर जगह नरसंहार किया है। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने गाज़ा के उत्तर में रहने वाले निवासियों को कहाँ जाने का आदेश दिया? राफ़ा में शरणार्थी। तो शुरुआत में जो लोग उत्तर गाज़ा में थे, उन्हें यहाँ रफ़ा में शरण लेने के लिए कहा गया। ये काफ़ी दूर है उनकी स्थिति से। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए लगभग 1 मिलियन लोग वहां से रफ़ा क्षेत्र में शरण ले रहे हैं। और वे कौन हैं? वे नागरिक हैं, न कि हमास, जैसा कि अक्सर इज़राइल द्वारा कहा जाता है। फिर जब इज़राइल ने उन लोगों से कहा जो शरण लेना चाहते थे कि रफ़ा उनके लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान है, तो इज़राइल ने रफ़ा क्षेत्र को एक-एक करके बमबारी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नेतन्याहू ने कहा, ओह, अगर इजरायली सेना रफ़ा पर हमला नहीं करती तो इसका मतलब है कि इजराइल हार गया। इसलिए रफ़ा को धीरे-धीरे बमबारी करना शुरू किया गया। लड़ाकू जेट, टैंक और सभी पूर्ण संरचनाएं जो एक क्षेत्र पर हमला करने के लिए उपयोग की जाती हैं, सभी को रफ़ा भेजा गया। और अंत में हमारे कितने भाई-बहन मारे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हमेशा अपनी जन्नत में स्थान दे। उनकी जिंदगी, उनका निवास स्थान, सब कुछ इजराइल ने मुफ्त में छीन लिया। मैं फिर से कहता हूँ, हाँ, उन्होंने किस पर हमला किया? नागरिक, जो शरण ले रहे थे। ये अब युद्ध नहीं है। ये अब युद्ध नहीं है। भाई-बहन, इसे युद्ध मत कहो। नहीं, यह क्या है? ये नरसंहार है। हाँ, नरसंहार। एक विशेष जातीय समूह का उन्मूलन प्रक्रिया। फिर से सभी की नजरें रफ़ा पर। शायद यह एक कारण है कि लोग जो हिजरत करते हैं, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। और वास्तव में यह एक बड़ा कारण है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। आपको शायद यह पता चलेगा कि बहुत से लोग जो शुरू में रात की जिंदगी और अन्य चीजों से हिजरत करते हैं, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, जल्दबाजी। जल्दबाजी यह एक सबसे बड़ा कारक बन जाता है। और सबसे वाह, बस यही। ये लोग सुसंगत क्यों नहीं हो सकते? एक उदाहरण यह है कि अचानक वह एक उस्ताद के पास जाता है, एक सप्ताह में 6 बार की तीव्रता के साथ, एक जेमाह के रूप में अध्ययन में भाग लेता है। यह तो ऐसा है जैसे वह अध्ययन में बहुत ही नियमित रूप से आता है। आराम से रहो मेरे दोस्त, शुरुआत में ही सप्ताह में 1 बार काफ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें। या जैसे कोई व्यक्ति जो शुरुआत में परिवर्तन की ओर बढ़ा और अचानक उसने तौबा की और सभी नमाज़ें पढ़ने लगा। धुआँ 12 रकात, तहज्जुद 12 रकात, रावतिब 12 रकात। पहले आराम से बॉस, पहले आराम से बॉस। बल्कि अगर तुम शुरुआत में नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो सबसे हल्के से शुरू करो। क्या? 5 समय की नमाज़ें, जब तक कि तुम आदत में नहीं आ जाते। आदत में आने के बाद क्या शुरू करें? अन्य इबादतों से शुरू करें, फिर धुआँ शुरू करें, फिर तहज्जुद शुरू करें, फिर रावतिब शुरू करें या रावतिब से पहले शुरू करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वास्तव में अल्लाह को सबसे प्रिय अमल क्या है? जो लगातार किया जाता है, जो स्थिर रहता है। क्या? भले ही भले ही थोड़ा हो। तो रसूलुल्लाह ने कहा, ये भले ही थोड़ा हो। तो अगर नमाज पढ़ना चाहते हो तो किससे शुरू करें? 5 समय से शुरू करें। उसके बाद किससे शुरू करें? उदाहरण के लिए फज्र से पहले की 2 रकात से शुरू करें। यानी 2 रकात कबलियाह, कबलियाह सुबह। ये कब तक? जब तक आदत ना बन जाए। फिर उसके बाद जोहर से पहले की नमाज में शामिल हों। कुरान पढ़ना। कुछ लोग नए हिजरत के बाद कुरान पढ़ते हैं, जैसे कि एक दिन में पूरा एक जज। आराम से भाई, पहले आराम से। सबसे हल्के से शुरू करें। उदाहरण के लिए 1 पृष्ठ, या अगर 1 पृष्ठ नहीं कर सकते तो आधा पृष्ठ भी चलेगा। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है स्थिरता और इसे हर दिन करना। ये शायद सबसे बड़ी समस्या है जिसे नए हिजरत करने वाले लोग अक्सर नहीं समझते, जिससे वे अपने हिजरत में गलत कदम उठाते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो पहले हिजरत कर चुका है अचानक अपने पुराने जीवन में वापस चला जाता है और फिर से हिजरत करने की कोशिश करता है, तो यह बहुत मुश्किल होता है।